Question number 136. Please, Shri Sant Balbir Singh. 136. Shri Sant Balbir Singh ji. क्वेश्चन नंबर 137 जी। क्वेश्चन नंबर 137। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री शांत बलबीर सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कृषि मंत्री जी का, जिसने बहुत यत्न कर रहे हैं। पर सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आमदन दुगनी की जाऊगी, पर अफसोस है कि किसानों की आमदन तो दुगनी नहीं हुई, पर किसान ते मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं। तो ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜਾ है ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कोई योजना बना रही है, जे है तो की है, जेकर नहीं तो क्यों? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं परम श्रद्धेय संत श्री बलबीर सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। संत सच ही बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सवाल में पूछा है, देश के समग्र विकास के बावजूद, मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि देश का समग्र विकास हो रहा है, और ये सच भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति उनकी चिंता का मैं आदर करता हूं और विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के समग्र विकास के साथ साथ कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। अकेली फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। और कम ब्याज पर कर्जा मिले किसानों को खेती के लिए, इसके लिए केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का चमत्कार भी मोदी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई किसान उसमें शामिल होता है तो फिर पेंशन की गारंटी भी देती है। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना, हमारी हार्टिकल्चर की योजना, प्राकृतिक खेती का मिशन, कृषि वानिकी की योजना, बांस मिशन, पल ड्राप, मोर क्रॉप, एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं
जिससे किसानों की आय निश्चित तौर पर बढ़ रही है। हाँ, कभी कभी समस्याएं आती है माननीय सभापति महोदय, सूखे से, वर्षा से, बाढ़ से, अतिवृष्टि से, पाले से किसान की फसलें कई बार तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो वैसे समय के लिए भी फसल बीमा योजना किसान के लिए वरदान बन के खड़ी है। मैं श्रद्धेय संत जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने यहां लागू नहीं किया है। अगर यह योजना पंजाब में इस समय लागू होती तो अभी जो बाढ़ के कारण पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है उससे किसानों को और सुरक्षा मिलती। लेकिन माननीय आप प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। माननीय सभापति महोदय, मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट करेक्ट, प्लीज बैठिए। मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। मैंने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री मान जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पंजाब को फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो सम्मिलित करने का काम करें, वहां लागू करें, ताकि किसानों की और ज्यादा मदद की जा सके। हम किसानों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय सभापति महोदय। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री सांत बलबीर सिंह जी। सर, मंत्री साहब से तो पूछना चाਹੁੰਦੇ हैं, किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकशियां का की सरकार कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है? क्योंकि लगातार किसान खुदकशियां कर रहे हैं कि इन्हों का कोई रिकॉर्ड है? जे है तो 15 सालों के किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकशियां का रिकॉर्ड जिहड़ा है बेरवे सहित सूबे प्रति हर सूबे के किन्नियां खुदकशियां हुई वो दसे जान। जेकर सरकार खुदकशियां का रिकॉर्ड नहीं रख रही तो इसके की कारण है वो दसे जान। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, इंसान की जान की अपनी कीमत होती है। एक भी आत्महत्या अगर कहीं कोई करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, विभिन्न परिस्थितियों के कारण कई बार अलग अलग पेशों में काम करने वाले भाई बहन, बेटे बेटियां दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड भी करते हैं। जहां तक कृषि का सवाल है माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आत्महत्या के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता माननीय सभापति महोदय, वो अमानवीय होगा, क्योंकि तब कितनी होती थी अब कितनी होती है ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन ये हमारा संकल्प है कि एक एक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ अपना जीवन जिए और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण भारत में भी किसान से सबकी समृद्धि भी बढ़ी है और खर्च करने की जो सामर्थ्य क्षमता वो भी बढ़ी है। ये एक नहीं कई रिपोर्ट कह रही है, इसलिए किसान की आय भी बढ़ रही। लेकिन आत्महत्याओं के अनेकों कारण होते हैं माननीय सभापति महोदय, और अनेकों कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं। विद्यार्थी भी कर लेते हैं, कई बार पेशेवर भी, कोई व्यापार करने वाला भी कर लेता है, कोई गृहिणी भी कर लेती है। एक भी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है सभापति जी। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती महबूबा जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. Through you, my question to the Honorable Minister is, झारखंड के किसानों के लिए एमएसपी कोई औपचारिक नीति नहीं बल्कि जीवन रक्षा का आधार है। लेकिन सेंटर द्वारा वादा किया गया डिजिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मोबाइल प्रोक्योरमेंट वैन्स और रियल टाइम एमएसपी वेरिफिकेशन आज तक शुरू नहीं हो सके। क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि केंद्र ने अपने इन दायित्वों को समय पर क्यों पूरा नहीं किया, और क्या अब केंद्र सरकार झारखंड में एक पूर्ण टेक एनेबल्ड एमएसपी प्रोक्योरमेंट नेटवर्क तय समय सीमा में लागू करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, कृषि राज्य का विषय है। एमएसपी पर खरीद चाहे झारखंड हो चाहे बाकी राज्य, अपने राज्य की एजेंसी के माध्यम से या केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से करते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर होता है।
माननीय सभापति महोदय, कई राज्य बड़ी इफिशिएंट खरीद करते हैं और 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा पहुंच जाता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, केरल जैसे, जहां 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता। 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता, और वो इसलिए उन्होंने एक अलग पद्धति अपनाई है। वो एमएसपी का सीधा भुगतान नहीं करते। किसान बेचने जाता है मंडी में तो उसको एक स्लिप दे देते हैं, और वो स्लिप लेके बैंक जाता है तो बैंक उसको लोन के रूप में ये कहता है कि जब पैसा पूरा आ जाएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से तब एमएसपी की राशि दी जाएगी। तो अलग अलग राज्य के यहाँ अलग अलग पद्धतियां हैं। झारखंड भी इफिशिएंटली खरीदी करे और केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करेगा। श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर धन्यवाद करता हूं। मैं भी एक किसान हूं। हरियाणा में जो किसान कभी 10,000 रुपये का ट्रैक्टर भी 24% ब्याज पर लोन पर लेता था, आज हरियाणा प्रदेश में किसान की यह हालत है कि 15 लाख का ट्रैक्टर कैश डिस्काउंट के ऊपर लेते हैं। हमारे किसान पूरी तरह से खुशहाल है। एक भी कोई आत्महत्या का एक भी कोई घटना नहीं होती है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि दालें जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भोजन का, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि दालों की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और उसके साथ साथ मंत्री जी ये भी बताने की कृपा करें कि एमएसपी के अतिरिक्त फसलों के उचित मूल्य हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। धन्यवाद सर। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सम्मानीय सदस्य जांगड़ा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दालें विशेषकर शाकाहारी भाई बहनों के लिए प्रोटीन प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, और दालों का उत्पादन बढ़े इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। एक दलहन मिशन भी बनाया है, और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति महोदय कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया है मुख्य दालें तुअर, मसूर, उड़द एमएसपी पर 100% खरीदी जाएंगी, पूरी की पूरी खरीदी जाएंगी। हम जितना किसान पैदा करेगा पूरी खरीदने का काम करेंगे। कल ही मेरे पास लोकसभा के कर्नाटक के माननीय सदस्य आए थे, विपक्ष के सदस्य मित्र भी थे, लेकिन हम पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं मानते, केवल सेवा में भरोसा रखते हैं। उन्होंने तुअर की खरीद की बात की थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कर्नाटक सरकार ने भी जितनी तुअर खरीदी की मांग की थी उसकी स्वीकृति कर्नाटक सरकार को भी दे दी गई है। तुअर, मसूर, उड़द हम पूरी की पूरी खरीदेंगे माननीय सभापति महोदय। जहां तक और भी ठीक दाम किसान को मिले इसके लिए कुछ निर्णय पिछले दिनों किए गए। एक एलओपीज पहले आती थी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, अब उस पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है ताकि भारत के किसानों को ठीक दाम दिया जा सके। हमने मसूर और चने जैसी फसल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 10% कर दी है ताकि बाहर से सस्ती दालें ना आ सके। और एक बात और गर्व के साथ मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसानों के हित सर्वोपरि। किसानों के हितों की सदैव रक्षा की जाएगी। कोई भी समझौता किसानों के हितों को दरकिनार रखकर नहीं किया जाएगा। तो दालों की भी हम खरीद करेंगे और किसानों के हितों को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रेखा शर्मा जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि 2014 से पहले एमएसपी फसलों की कितनी खरीद होती थी और 2014 के बाद कितनी खरीद हुई है, इसमें क्या वृद्धि हुई है, और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें और इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,
मैं हमारी विद्वान सांसद बहन रेखा जी का आभारी हूं। मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार किसानों को एमएसपी कितनी प्रामाणिकता के साथ दे रही है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने 2019 में तय किया कि एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी ताकि लाभकारी दाम किसान को मिल सके। और जहां तक खरीद का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, 2004 से 14 तक जो धान की खरीदी हुई थी वो 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन हुई थी और 14 से 25 तक 79 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन हुई। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन उस दौरान खरीदा गया था 4 से 14 तक। अभी 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। माननीय सभापति महोदय, दलहन उस समय 6,29,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था, लेकिन अब खरीदा गया है 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, तिलहन 47,75,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था, लेकिन अब खरीदा गया 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, वाणिज्यिक फसलें जूट, कोपरा, कपास ये खरीदी गई थी 35,37,000 मीट्रिक टन, लेकिन अब खरीदी 81 लाख मीट्रिक टन। और माननीय सभापति महोदय, सभी एमएसपी फसलें उस सरकार के दौरान खरीदी गई थी 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन, अब खरीदी गई 117 करोड़ 32 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, मैं कितनी राशि किसान को भुगतान की गई इसकी जानकारी भी देना चाहता हूं। धान की जो कुल राशि दी थी 4 से 14 वाली सरकार ने 4,44,00,000 करोड़, लेकिन एनडीए की सरकार ने 14,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 2,96,000 करोड़ दिया गया था गेहूं की राशि, अब 6,38,000 करोड़ रुपया दी गई है। दलहन केवल 1,900 करोड़ की थी, अब 1 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में गई है। तिलहन 9,000 करोड़ उस समय, अब 67,000 करोड़। वाणिज्यिक फसलें 26,000 करोड़, अब 1,33,000 करोड़ रुपया की खरीद के किसान के खाते में पैसा डाला गया है। और सभी एमएसपी की फसलें अगर देखें तो पहले 7,41,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई थी, अब 24,49,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई है। आंकड़े गवाह हैं कि कितनी प्रामाणिकता के साथ किसान को एमएसपी देने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 137, श्री रणदीप सिंह सुरजीवाला जी। सप्लीमेंट्री, डॉक्टर संदीप पाठक जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयर सर। सर, मेरे 1-2 ऑब्जर्वेशंस हैं और एक सिंपल क्वेश्चन है। सर, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सरकार अभी जो एमएसपी देने की बात कह रही है वो A2+FL मॉडल पे कर रही है, जो कि काफी कम है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से अगर चले तो C2 कॉस्ट प्लस लैंड विच इंक्लूड्स लैंड रेंट एंड कैपिटल कॉस्ट, तो ये तो दे नहीं रही है। मेरा सवाल ये है सर कि जो पैदावार तो बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसका क्रेडिट किसानों को जाता है। सरकार अपने तरफ से क्या कर रही है वो प्रश्न यहां पूछा जा रहा है। सर, रूरल डेवलपमेंट फंड में पंजाब का 800 से ज्यादा करोड़ और ओवरऑल अगर देखें तो 1000 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। मेरा ये मानना है कि ऐसे विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। किसानों के मामले में सबको उदार दिल रखकर अगर हम व्यू रखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी से मेरा ये सविनय निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इसको राजनीति से बाहर करके ये पैसा किसानों के लिए देने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,
मैं सम्मानित सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उस समय तो जब यूपीए की सरकार थी तब लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय होनी चाहिए। सरकार ने कैबिनेट के नोट में यह लिख दिया था कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा। यह असंभव है, यह संभव नहीं है, यह नहीं किया जा सकता। मैंने इसी सदन में कैबिनेट नोट की प्रति रखी थी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, एनडीए की सरकार ने 19 में यह फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। और मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी तो A2+FL लागत थी 961 रुपया, एमएसपी केवल 1310 रुपया थी, मुनाफा केवल 36% होता था। ज्वार पर 1269 की जगह 1500 रुपया, मुनाफा 18% था। रागी पर 1338 की जगह 1500, केवल 12% मुनाफा। मूंग पर केवल 19% मुनाफा। उड़द पर 37% मुनाफा। सूरजमुखी पर 23% मुनाफा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए। धान A2+FL लागत 1579, लेकिन एमएसपी है 2369। 50% से ज्यादा मुनाफा देने का हम काम कर रहे हैं। गेहूं पर माननीय अध्यक्ष महोदय, A2+FL लागत 1239 रुपया और एमएसपी 2585 रुपया। 109% मुनाफा देने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। जौ पर माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय 1361 A2+FL होती है, 2150 रुपया, मतलब 58% मुनाफा। मसूर पर माननीय सभापति महोदय 3705 रुपया A2+FL, हम देते हैं 7000 रुपया एमएसपी, 89% मुनाफा। रेपसीड और सरसों पर 3210 लागत आती है, 6200 रुपया, मतलब 93% मुनाफा देने का काम होता है। माननीय सभापति महोदय, पूरी सूची है मेरे पास। मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ ये सिद्ध कर रहा हूं कि अब A2+FL पर 50% से ज्यादा मुनाफा देकर एमएसपी निर्धारित होती है और उसकी खरीद भी की जाती है, और किसानों के हित में हम लगातार ये करते रहेंगे। डॉक्टर वी शिवदासन। Respected Chair, on financial assistance, I caught the answer of the Minister that over and above SDRF, please, my dear. This is only supplementary. I like to quote the answer of the Nothing will Minister. go on record except the supplementary by Dr. V. Shivadasan. Sir, I like to quote the answer of the Minister. Over and above SDRF is concerned from the National Disaster Response Fund NDRF. The farmers, including the paddy and other crops like ginger, pepper in Kerala, had faced a grave crisis, grave loss because of the national calamity, because of the huge flood 2019, 18, 19, 20, 21 and 24. The floods, landslide and the other calamities have ruined not only the cash crops, but also ruined the entire habitat of the people, entire habitat of the farmers in different parts of Kerala. Sir, the last year, people in Wayanad experienced a biggest landslide, one of the biggest landslide and natural calamity. The government, Kerala, has given lot of assistance to the people. My question is, the government of India have any plan? The government of Kerala complete tender procedure. My question: the government of India have. And this is a question. The government of India have any plan to assist the people of Kerala and Churalmana in Wayanad? And could you provide the state-wise data on the last 5 years financial assistance
to the farmers in India? This is humble question from the minister. I expecting the correct answer from the minister. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, केरल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। केरल की महान जनता को भी मैं प्रणाम करता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि केरल में भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो निर्धारित मापदंड है उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने लगातार करने की कोशिश की है। अभी 24-25 में ही माननीय सभापति महोदय 153 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि SDRF के तहत केरल की सरकार को दी गई है। माननीय सदस्य अवगत होंगे कि हम पहले SDRF की राशि जिसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 20% हिस्सा राज्य का होता है। राज्यों को पहले से इसलिए देते हैं ताकि कोई प्राकृतिक आपदा आए तो तात्कालिक रूप से राज्यों की मदद की जा सके। इसके बाद अगर बड़ी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो माननीय सभापति महोदय NDRF के तहत भी राज्य सरकार अपना प्रतिवेदन भेजता है, केंद्र की टीम भी दौरा करती है और जो नुकसान होता है उसके अनुपात में यहां से HM की अध्यक्षता में एक कमेटी अलग से राशि भी उस राज्य को प्रदान करती है। NDRF के तहत भी माननीय सभापति महोदय इसमें 2025 में 36 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि केरल को रिलीज की गई है। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी माननीय सभापति महोदय फसल बीमा योजना का लाभ केरल के किसानों को दिया गया है। 76 करोड़ 2 लाख रुपए के बीमा प्रीमियम के अगेंस्ट 741 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि फसल बीमा योजना की भी किसान के खाते में गई है। माननीय सदस्य अगर व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करना चाहे तो वहां के किसानों के कष्ट के बारे में बताएं। निर्धारित मापदंडों के आधार पर जो संभव सहायता होगी किसानों की जाएगी। किसी भी प्रांत के किसान हो, आखिर हमारे भगवान हैं। श्रीमान कनाड पुरगा यस्ता। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने MSP लागू करने के बाद किसानों को इसका बहुत फायदा हुआ है और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य असम में कितने किसानों ने इसका लाभ उठाया है। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी पात्र आसाम में भी उठा रहे हैं, चाहे वो SDRF के अंतर्गत राज्य के बाढ़ पीड़ित या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसान हो, उनको पर्याप्त राहत दी जा रही है। NDRF के अंतर्गत हमने ऐसे नुकसान भी सम्मिलित किए हैं, भगवान ना करे अगर कभी किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की राशि, अगर किसी गाय भैंस जैसे दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो 36,000 रुपए, बकरा बकरी की मृत्यु हो जाए तो 4,000 रुपया और मुर्गा मुर्गी भी अगर किसी के मर जाए तो 100 रुपया उसके भी देने का काम करते हैं। तो राज्य सरकार जो आकलन करता है उस आकलन के हिसाब से किसानों को सरकार के राज्य सरकार के माध्यम से राहत की राशि देने का काम किया जाता है। मकान अगर टूटते हैं तो मकान टूटने के लिए भी अभी इसी प्राकृतिक आपदाओं में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल या जम्मू कश्मीर हो, और वैसे आसाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि देने का काम किया है। तो आसाम के किसानों के साथ भी हमारी सरकार खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 138 श्री धनंजय भीमाराव महातिक। सर, क्वेश्चन नंबर 138। Honorable Minister.
Sri Chirag Paswan ji, who is Honorable Minister. First supplementary, Sri Dhananjay Bhima Rao Mahathik. धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, कोविड कोरोना के समय में लॉकडाउन लगा था, देश के सभी उद्योग बंद हो चुके थे, नागरिकों का उद्योग कर्मियों को भारी नुकसान हुआ था। इन उद्योग कर्मियों को ऊर्जित अवस्था लाने के लिए और नए उद्योग निर्माण हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। इसी के चलते सर PMFME प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना जाहिर की गई थी, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए घोषित किए गए थे। वैसे मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। देश में अब तक 4,306 करोड़ रुपए इस योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। हमारे महाराष्ट्र में 26,172 एंटरप्राइजेस को 646 करोड़ अब तक दिए जा चुके हैं। सर, इसमें फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, स्नैक्स, अचार, पापड़, शहद, डेयरी, बेकरी इत्यादि। Honorable, please be specific about your question. सर, क्वेश्चन ही है सर, ये सारे उद्योग निर्माण करने के लिए 35% रकम दी जाती है। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल है कि PMFME योजना के लाभार्थियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय मार्केटिंग चैनलों से जोड़ने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध हो और उनकी आय बढ़ोतरी हो। धन्यवाद सर। Honorable Minister. थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर उत्तर दे रहे थे, सर हमारी मिनिस्ट्री भी इनका छोटा भाई ही है, तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी हमेशा कोशिश यही रही वोकल फॉर लोकल। जैसे आपने बताया, ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, ये बहुत ही हमारे छोटे उद्यमी, छोटे किसान और हमारी वुमेन, गांव की औरतें, लेडीज के लिए ये स्कीम है। भाई वो अपना प्रोडक्ट, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ब्रांडिंग करना बड़ा आसान रहता है, उनके पास पैसे रहते हैं, फंडिंग रहती है, लेकिन जो गांव की हमारे स्त्री है, हमारे छोटे किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, ये खास तौर के उनके लिए ये इस स्कीम के बारे में हर स्टेट से चेयरमैन साहब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और ये स्कीम 2026 तक है, पर इसे सर और आगे बढ़ाने के लिए सब स्टेट्स ने और नीति आयोग ने मिनिस्ट्री को बोला है, और इस पे बहुत अच्छी तरह जो काम हो रहा है। तो मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूं, हमारी मिनिस्ट्री, क्योंकि मौका मिलता है कभी कभी, बहुत अच्छा काम, बड़ी स्कीमें हमारी इसमें 3 हैं। चाहे प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की आपने बात की, ये 2020 में शुरू हुई, उसके बाद कोविड आया जैसे आपने कहा, अब ये 26 तक है। इसका बजट है जो 10,000 करोड़ इसका बजट है। दूसरी हमारी है स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उसमें वो 2021 में शुरू हुई और 2026 तक है। उसमें भी हमारा बजट है जो 10,900 करोड़ रुपया रखा है। और तीसरी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है जो 2017 में और शुरू हुई 2025-26, उसमें भी हमारा जो बजट है 6,520 करोड़ है। तो जो आपने बात की, ये इसके 4 कंपोनेंट हमारे ज्यादा हैं, जिसमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, इसमें जो आपने ई कॉमर्स की बात की, अब ये छोटे गांव के छोटे ब्रांड हैं। आपने उसमें ये कहा था भी बड़े चैनलों पे इनके बारे में बताना चाहिए, वो प्राइवेट है, पर लेकिन हमने कोशिश की जो सरकार की तरफ से
हमारे पासवान मंत्री जी बैठे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करके भी इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे हो ये छोटे प्रोडक्ट की, क्योंकि गांव में छोटा कोई अचार बना रहा है, कोई बेकरी है, किसी को कोई बिस्कुट बना रहा है, ऐसे छोटे ये काम है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें वहां पे ये बहुत, क्योंकि वहां पे कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं, कई जगह पे नहीं मिलती, वहां पे हैं, काली मिर्च है और बहुत चीजें हैं, कीवी है, पाइनएप्पल है, बहुत छोटे छोटे वहां पे। पर इसके लिए हमने जरूर पहल की है। 14 नवंबर 2024 में जो जेम पोर्टल है उसके लिए हमने एमओयू साइन किया है। जेम पोर्टल पे इनकी कोई भी चीज, जो भी ये चीज अपनी मार्केट में बेचना चाहते हैं, वो जेम पोर्टल की व्यवस्था है, वहां से ये अपनी सेल परचेज कर सकते हैं। Second supplementary, श्रीमान धनंजय भीमाराव जी, प्लीज बी स्पेसिफिक एंड ब्रीफ। सर मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पीएमएफई योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को इस योजना से किस प्रकार से लाभ होता है? क्या इस योजना से महिला लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान है? इस योजना में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इस योजना का क्या प्रभाव रहा है, खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए? धन्यवाद सर। देखो, जैसे इस स्कीम का खासियत ये है सब्सिडी देना। इस स्कीम में सब्सिडी मिलती है, कई में इंसेंटिव मिलते हैं, पर इसमें सब्सिडी दी जाती है। इसका मेन ये है भी, हम जो लोकल छोटे ग्रुप हैं 40,000 तक, क्योंकि उसमें ज्यादा महिलाएं हैं, 40,000 तक एक सीड मनी है जो मेंबर को दें, और वो अगर इकट्ठे होके हम उसको एक यूनिट वो बना लें तो 10 लाख तक उसमें उनको दिया जा सकता है। इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा है, इसको स्पोर्ट तो है ही है, साथ में हम स्पोर्ट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इनकी मदद के लिए हमारी जो महिलाएं हैं, वो हम पैसा किसी प्राइवेट को नहीं देते, एफपीओस को देते हैं, एसएचजीज को दे रहे हैं, और जहां कोऑपरेटिव हमारी हैं सोसाइटीज, उनको देते हैं। ये पैसा 3 करोड़ तक हम उन्हें देते हैं, जहां ये हमारी खास तौर पे ग्रामीण गांव की महिलाएं, वहां पे उन्होंने कोई भी काम, अगर महिलाएं, क्योंकि पैकेजिंग का काम है, आज मार्केट में सर चीज तो तैयार हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर स्टिकर लगाना, ब्रांडिंग करनी, उसकी पैकिंग करनी, वो सर बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ये 3 करोड़ रुपया दिया जाता है कॉमन, वहां पे वो हमें मशीन भी दे सकते हैं, कोई अच्छी जो भी उनको चाहिए, जो ऐसी भी मशीनरी चाहिए, वो कॉमन मशीनरी लग जाती है, तो वहां पे वो आके ये सब चीजें कर सकती हैं। और जैसे मैं और जरूर कहना चाहूंगा, हमारा एक पंजाब का ही 5 रिवर्स ग्रुप है, उसमें हमने ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट की उनको, तो उन्होंने एसपीवी बना के, तो उसमें कोई अपनी अपनी चीज उस ब्रांड के नाम को दे देता है। तो आज हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है, शताब्दी में और चीजें उनकी वहां पे हमने शुरू की है, वहां पे वो बिक रही हैं। तो आपने जो खास तौर पे महिलाओं की बात की है, आज कैपिटल असिस्टेंट कंपोनेंट जो है प्रोवाइडेड 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड 4 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन फॉर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज फॉर स्मॉल टूल्स। और आज तक सारे देश में 3.65 lakh women self-help group members has been assisted under the capital seed component sir, 3,65,000। तो 40% टोटल बेनिफिशियरी, इसमें 40% टोटल हमारे वुमेन ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं। तो बहुत बड़ा फायदा इनको, 77% ऑफ बेनिफिशियरी ट्रेन्ड अंडर द कैपिटल बिल्डिंग कंपोनेंट, इनको ट्रेनिंग भी वुमेन बेनिफिशियरीज को दी जा रही है। तो बहुत बड़ा लाभ इसमें हमारी माएं बहनें ले रही हैं। Third supplementary, Dr. Ashok Kumar Mittal. No, when the members are giving the supplementary request, they should be present in the house. I think this is not a good behavior. Shriman Neeraj Dangi ji. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पीएमएफएमई स्कीम के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए क्या मापदंड है?
क्या प्रशिक्षण के बाद आय या उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कोई डेटा संकलित किया गया है? कई सूक्ष्म इकाइयों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कठिनाई होती है। क्या तकनीकी विशेषज्ञों की कोई समर्पित टीम जमीनी स्तर पर इन इकाइयों को निरंतर हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान कर रही है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्रश्न किया है ये बिल्कुल ठीक किया। मैं यही चीज जो आप कह रहे थे, मैं अपने मिनिस्टर ऑफिसर से सारी हम बात कर रहे थे भी इसका लाभ क्या हुआ। आखिर ये बिल्कुल नीचे जमीन तक, जो ग्रामीण तक इसका पैसा दिया जाता है, तो सब्सिडी है ये कोई, मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूं हमारे को 1.7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है टर्नओवर। अगर किसी ने 10 लाख की है तो उसका 17 लाख तक उसे फायदा हुआ है। ये मैं जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं भी इस स्कीम का, तभी मैंने कहा हर स्टेट गवर्नमेंट इसे दोबारा बढ़ाने के लिए कह रही है, नीति आयोग इसे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। 1.7 टाइम्स ये जिसको भी पैसा मिला है उसका इंक्रीज हुआ है, उसे फायदा मिला है। और इससे जो बड़ी स्कीम्स है वो 10 लाख वाली, चाहे वो 1 करोड़ वाली, उस स्कीम्स में ये लोग जाना चाह रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। यहां से ये पता चलता है भी इस स्कीम का नीचे लेवल तक बहुत बड़ा फायदा हुआ। श्रीमान संजय यादव जी। सर, मेरा पूरक है, फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के किसानों और राज्य को लगभग 4500 करोड़ का नुकसान होता है। जैसे कि पपीता का लगभग 30 से 50%, पपीता उत्पादन का, केला उत्पादन का 25%, 65 लाख टन दूध उत्पादन के बावजूद केवल 12 से 13% ही प्रोसेस हो पाता है। और बिहार में लगभग 120 कोल्ड स्टोरेजेस बंद पड़े हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बिहार में फूड प्रोसेसिंग ढांचे को मजबूत करने और नई यूनिट्स की स्थापना के लिए किसी विशेष पहल पर विचार कर रहा है क्या? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, चाहे ये जो क्वेश्चन है से नहीं जुड़ा हुआ, पर मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा मेरे माननीय एमपी साहब, क्योंकि ये हमारी जो स्कीम है खास तौर पे PMKSY, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात भी। बहुत ज्यादा नुकसान ये मिनिस्ट्री इसलिए बनाई गई, और हमारे मंत्री जी पासवान साहब बैठे हैं जो खुद बिहार से आते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। अभी मखाना बोर्ड इन्होंने वहां पे बना के लेके गए हैं, मैं उसकी मुबारकबाद भी बिहार को और मंत्री जी को दूंगा। तो इसे खास तौर पे ये होती हैं चीजें, क्योंकि जो किसान है उसने ये हर चीज, चाहे फ्रूट है चाहे फल है, सब्जी कोई लगा ली, तो उसे उसको प्रॉपर टाइम पे वो कैसे खराब ना हो, उसको आपने पपीता की बात की, उसके लिए कोल्ड चेन प्रॉपर किस तरीके से, खास तौर पे जो आपने कहा है, चाहे वो डेयरी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मरीन प्रोडक्ट्स भी हो, उसके बारे में ये बिहार तो जो इस चीज में जो मैं स्कीम को बता रहा हूं, नंबर 1 रैंकिंग है इसकी इंडिया में टर्म्स ऑफ लोन अप्रूव्ड। तो आप कोई भी ऐसी चीज जो आपने बताई है और मंत्री से कोई भी स्पेशल आप इस बारे में जैसे कहा है भी कोई कमी नहीं है। हम इसको 5 करोड़ से 10 करोड़ तक यहां से जो है ग्रांट इन एड दी जाती है। आप अगर मंत्री जी बात करना चाहते हैं। डॉक्टर फौजिया खान जी। या मिनिस्टर। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि जिस योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, PMFME स्कीम, उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार राज्य को ही मिला है। सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज इस योजना के बिहार राज्य को ही मिले हैं। इस योजना में, जैसा MOS साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, कि छोटे उद्यमियों को एक व्यवसाय स्थापित करने का व्यवस्था इसमें हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं।
गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीजों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से, रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरीके से उन उद्यमियों को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ हम लोग जोड़ सकें। बिहार में इसको लेकर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। साथ ही में मुझे खुशी है कि हमारे विभाग की सबसे महत्वपूर्ण निफ्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे फूड प्रोसेसिंग को आप बढ़ावा देते हैं। लंबे समय से सर हमारे विभाग की मांग रही थी कि मात्र अभी तक देश में 2 निफ्टम है, एक कुंडली में है हरियाणा में और दूसरा तांजावुर में है तमिलनाडु में। तीसरा निफ्टम इस बार के बजट में ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि तीसरा निफ्टम इस बार बिहार में खुलने जा रहा है, तो अगला निफ्टम बिहार में आएगा। साथ ही में हम लोगों ने मखाना बोर्ड का जिक्र किया, सबसे ज्यादा उत्पादन मखाना का बिहार से ही होता है। तो ऐसे में इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है सर कि किसी भी तरीके से बिहार ही नहीं देश भर में जो भी छोटे उद्योग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको किसी तरीके का कोई नुकसान। मैं इसी व्यवस्था का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं खुद हाजीपुर से आता हूं, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, हमारा मखाना हो, कैसे उसको हम लोग सुरक्षित रखते हुए उसको वैश्विक बाजारों से, राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ें, उसके लिए इस व्यवस्था को तैयार किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पीएमएफएमई की स्कीम इसमें निभा रही है। अलग और स्कीमों के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से भी हम लोग उस व्यवस्था निर्माण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेजेस का आपने जिक्र किया, वो पूरी चेन हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर फौजिया खान जी। Sir, many micro-food enterprises struggle to upgrade equipment and use digital tools for quality control, inventory and market access. Will the government provide a dedicated PMFME program with subsidized modern machines, digital training and software support so that small food processors, especially women entrepreneurs, can improve efficiency, ensure food safety and compete in larger markets? Honorable Minister. So we are already under this scheme PMFME. There are many sub-components, sir, so through which we are already providing these facilities in terms of purchase of machinery for their training. So there are many sub-components under this scheme through which we are already doing this. Question number 139, Sri Ratanjit Pradap Narayan Singh ji. 39. Honorable Minister. Bill of the House. First supplementary, Sri Ratanjit Pradap Narayan Singh ji. सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मैं पूर्वांचल से आता हूं और कुशीनगर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित हुआ है। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से पूर्वांचल के लिए एक बहुत प्रोग्रेस उस एयरपोर्ट की वजह से हुआ है। मार्च तक कैट 1 वहां लग जाएगा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां से चल पाएंगी। मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाया गया है। हमारा जनपद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत केले की वहां बड़ी उसको एक प्रोडक्ट बना रखा है, परंतु उस इलाके में सिर्फ पूर्वांचल का नहीं परंतु बिहार तक, जहां हमारा लीची और आम और हमारे यहां भी और पूरे महाराजगंज को, कुशीनगर को, देवरिया को, गोरखपुर को, पूर्वांचल को विकसित करेगा, बिहार को विकसित करेगा। वहां से फल का एक एक्सपोर्ट हब
बनाने के लिए और प्राथमिकता से देंगे तो वो एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों को नहीं परंतु हमारे जितने वहां किसान हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इसको एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए क्या प्रगति। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। कुशीनगर जनपद और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश संबंधित जो विकास से जुड़ा हुआ और खास तौर से जहां तक कुशीनगर का सवाल है, बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र और उसी के तहत मोदी सरकार ने यह फैसला भी लिया था कि कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किया जाए। और ये जहां तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, ये कुशीनगर में केला और केला फाइबर, तो केले के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें चिप्स है, आटा भी आता है, बनाना फ्लावर, और जो फाइबर है बनाना फाइबर, उससे चप्पलें बनती हैं पूजा के लिए, उसमें फाइल कवर्स बनते हैं, टोपियां बनती हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे निर्यात और आयात बढ़े और इसको ऐसा हब बनाया जाए, ऐसा केंद्र बनाया जाए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जहाँ पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जो कुशीनगर में खास से जो केला उत्पाद और उससे संबंधी जो प्रोडक्ट्स हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम के तहत उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग कुशीनगर से चेन्नई में, तिरुचिपल्ली में, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ भेजे जाते हैं ताकि उनको और हुनर और उनको और कारगर बनाया जाए ताकि उनके प्रोडक्ट्स बिक सकें। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो पाइपलाइन में है, मुझे बड़ी बताने में प्रसन्नता है और ये माननीय सदस्य के अथक प्रयासों से भी हुआ है कि वहाँ पर इस प्रोडक्ट को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेके जो बनाना केले के उत्पाद हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC खोलने की एक योजना पाइपलाइन में है। और मैं बता सकता हूं कि वो इनके तो भली बात ही मालूम होगा माननीय सदस्य को, अध्यक्ष जी, कि ये तो पूरा भ्रमण किए हुए हैं। दिव्या मैया छापर एक गांव है तहसील कप्तानगंज में, वहाँ जमीन भी अधिकृत कर ली गई है और आने वाले समय में वहाँ पर बनाना के लिए टिश्यू कल्चर, जिसमें उसकी नई उसके उत्पाद और नए तरीके, और ये बनाना ड्राइंग, उसके लिए भी वहाँ फैसिलिटीज़ होंगी जिससे शेल्फ लाइफ बढ़े। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको और आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। और इसका कुल जो इसमें लागत केंद्र सरकार की तरफ से जो की जाएगी वो करीब 3 करोड़ 90 लाख का इसमें वो प्रपोजल है जो SPV के माध्यम से वहाँ पे कुशीनगर में किया जाएगा। Second supplementary by Sri Ranjit Pratap Narayan Singh ji. Sir, it's easier to say RPN Singh, sir. My name is very long, just to make it easier, sir. Sir, मेरा दूसरा जो सप्लीमेंट्री है, माननीय मंत्री जी ने हमेशा कुशीनगर के तरफ ध्यान दिया है और ये जो CFC की बात की है, जब ये आप हमारे यहाँ, जब उत्तर प्रदेश में आप PWD के मिनिस्टर थे तो सारे सड़कों का जाल इन्होंने कुशीनगर में लगाया और उसके माध्यम से आज पडरौना में एक बाईपास भी चालू हो चुका है। मैं मंत्री जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये जो CFC का केंद्र है जल्द से जल्द होकर इस साल में क्या तैयार हो जाएगा, 1 साल के अंदर? ऑनरेबल मिनिस्टर जी, ये मैंने जैसे बताया कि ये खास प्राथमिकताओं में से है। कुशीनगर वो क्षेत्र है जो बौद्ध धर्म का केंद्र है, लोगों के, हजारों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र है और वहाँ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी उत्पाद हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़े। एयरपोर्ट की बात की गई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जितनी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं, वहाँ पे आने वाले समय में वहाँ एक्सपोर्ट ये एयरपोर्ट की वजह से होगा। तो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी हम लोगों की प्राथमिकता पे है और इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हो। मगर ये जो डबल इंजन कहते हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो चल रही है, उसी के अधीन जल्द से जल्द स्वीकृतियां हो रही हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जैसे मैंने बताया कि जमीन खरीद ली गई है और बिजली की व्यवस्था उस गांव में हो गई है और तमाम जो SPV का गठन हो चुका है और धनराशि भी अब के लिए उसका आवंटन के लिए
तैयार कर दी गई है। करीब 300-400 लोगों को सीधा सीधा रोजगार वहां CFC के माध्यम से मिलेगा। और ये जो नए प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये बनाना प्लांट टिश्यू कल्चर लैब और बनाना ड्राइंग, ये टिश्यू कल्चर लैब ऐसी चीज है जिसमें डिजीज फ्री प्लांट्स होंगे, जैसे यूनिफॉर्म एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होंगे, तमाम नई प्रजाति नई वैरायटीज बनाना की होंगी। और ये बनाना ड्राइंग जो होती है ये भी एक बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये शेल्फ लाइफ बताता है और जो खराब हो जाते हैं प्रोडक्ट्स उनको बचाता है, और मॉइस्चर कंटेंट भी कम होता है, ताकि आगे इसकी न्यूट्रिशन भी बनी रहे। तमाम ऐसी चीजें हैं और ये CFC प्राथमिकता पे है। मैंने जैसे बताया कि ये पाइपलाइन में है, ये प्रपोजल विचाराधीन है और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि पूरी चीजें, जमीन, बिजली और तमाम जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो प्रदेश सरकार से बात करते हुए उसको सुनिश्चित करा के धरातल पे उतारा जाए, ताकि माननीय सदस्य ही नहीं, माननीय सदस्य के जो कुशीनगर क्षेत्र है और पूरा पूर्वांचल है उसको पूरा लाभ मिले, वहां के लोगों को रोजगार के अवसर, एक्सपोर्ट के अवसर, आमदनी के जरिए ये प्रयास रहेगा। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अनिल पांडे जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से विशेषता कृषि उत्पादों को बहुत अच्छे सपोर्ट मिलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तथा निर्यात हब के रूप में जिला यानी DH, उसके पहल के अंतर्गत महाराष्ट्र के जिलों में जो चयनित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के हेतु कौन कौन से विशेष कदम उठाए गए महाराष्ट्र के बारे में? ये हालांकि सवाल दूसरे प्रदेश में चले गया, मगर ODOP मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, ये एक स्कीम नहीं है, केंद्र सरकार का इनिशिएटिव, और ये बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत सफल परियोजना हुई कि ये ODOP के तहत प्रत्येक जनपद में भारत के एक ऐसा व्यवस्था बनी जहां जनपदों को भी पहचान मिली, प्रोडक्ट को भी ब्रांड आइडेंटिटी मिली। और जैसे कि मैं कह सकता हूं, एक जमाने में बनारस में सिर्फ सिल्क साड़ी की बात होती थी, मगर आज वो सिल्क ODOP योजना की वजह से उनके कुशन भी बन रहे हैं, उनके कपड़े भी बन रहे हैं, उनके तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। तो ब्रांड आइडेंटिटी और तमाम ऐसे ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जो ODOP का ठप्पा लगाते हैं। आज बहुत से लोग फैब इंडिया के कपड़े पहनते हैं और जो ODOP का प्रोडक्ट होता है उस पर उसका ठप्पा लगता है और उस जिले का नाम, उस प्रदेश का नाम। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, ये स्कीम यही है कि ये सिलेक्ट करती है प्रत्येक जिले में प्रोडक्ट को, उसको ब्रांड देती है, उसको आइडेंटिटी देती है और उसको फिर प्रमोशन करती है। तमाम ये केंद्र सरकार का ये दायित्व है, मगर प्रदेश सरकारों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है और उन्होंने, प्रदेश सरकारों ने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए हैं। ट्रेड फेयर्स में कम दरों पे स्टॉल्स उपलब्ध कराना, ट्रेड फ्रेट जो ये आना जाना होता है विदेशों में या विभिन्न शहरों में भारत के अंदर, उसमें सुविधा देना, तमाम ऐसी चीजें हैं, क्रेडिट देना लोगों को जो इस दिशा में काम करते हैं। तो मेरा यही प्रयास है और सरकार का कि महाराष्ट्र हमारी प्राथमिकता पे है, वहाँ जो जनपद हैं जहाँ उनके प्रोडक्ट्स हैं वहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स खुलें, वहाँ पे तमाम ऐसी परियोजनाओं को और बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास दोनों सरकारें कर सकती हैं, केंद्र और प्रदेश मिलके ये योजना सफल बना रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर अजीत कोपछड़े जी। ये हल्दी में कुरकुरमिन का मात्रा बहुत अधिक होती है, ऐसा कुछ जिलों में पाया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस कुरकुरमिन के लिए, इस विकास के लिए, अनुसंधान और विकास के लिए माननीय मंत्री जी केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे देश में क्या कर रहे हैं, कैसे प्रयास अपने कर रहे हैं हल्दी में कुरकुरमिन? माननीय अध्यक्ष जी, ये विभाग दूसरा है, मगर फिर भी ये जो इसमें इम्प्योरिटीज आती हैं, फर्टिलाइजर, तमाम ऐसी चीजें हैं, वो हमारा FSSAI है जो ये देखता है और सुनिश्चित करता है कि जो भी निर्यात किया जा रहा है प्रोडक्ट, चाहे वो कृषि का हो चाहे कुछ और भी हो, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, उसमें किसी तरीके की कमी ना हो। इंटरनेशनली जो हमारे लैब्स हैं
चाहे वो हमारे देश में हो चाहे वो विदेश में हो, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसके तहत ये देखा जाता है कि जो भी सामान कृषि हो या कोई और प्रोडक्ट हो उसमें किसी तरीके की कोई कमी ना हो, क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। ये सिर्फ एक जनपद और एक प्रदेश का मामला नहीं, जब कोई भी सामान देश के बाहर जाता है तो देश के बारे में का सवाल होता है और ये सरकार खास